जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप चैनल पर ये पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी, आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। जैसे देखिए कोई रासायनिक समीकरण है, जैसे ए है, ये जो है आपको बी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया है, तो ये बना लिया है ए बी। तो ये कैसे हुआ है, तो इस प्रतिक्रिया क्या होता है तो उसको यहाँ पर करते हैं। जैसे देखिए अगर टेम्परेचर देते हैं तो यह डेल्टा लिख देते हैं। तो उसी प्रकार देखिए जैसे क्या है, तो मतलब क्या हुआ कि ये तीर के ऊपर ही जो है उस प्रतिक्रिया को हम इंगित करते हैं, ठीक। तो इनकी तीर के ऊपर में या तो नीचे में भी कभी कभी रहता है, यहाँ जब नया हटता है तो नीचे भी लिखते हैं, तो तीर के ऊपर और नीचे लिखते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए उत्तल दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि देखिए ये है उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, ओरा होता है, ठीक है। और ये क्या है आपको, ये है आपको मुख्य अक्ष है, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपको फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या फोकस, तो इस साइड होता है इसका ऐसे, ये आपको आभासी फोकस हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, किसी वस्तु को कहाँ रखें आप, तो दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर रख दी। ये ध्रुव है ये आपको P और अनंत कहीं पर इन्फिनिटी इसके बीच में। देखिए अवतल दर्पण में क्या, सॉरी उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रतिबिंब को हम पोल और ये जो है आपको इन्फिनिटी इसके बीच में कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो ये निर्मित प्रतिबिंब होता है ये आपको आभासी और सीधा बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, ये आभासी एंड सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा ही होता है, ठीक ना। तो आभासी और सीधा बनेगा। तो 21 ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटता है। देखिए मूत्र निर्माण होता है तो वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए मूत्र निर्माण जो होता है ये सबसे पहले ये क्या होता है आपको निस्पंदन होता है, उसके बाद पुनः अवशोषण, उसके बाद स्रवण होता है, यानी कि बाहर वो निकल जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग कहते हैं। कोई बिंदु प्रकाश किरण है, ठीक है, बिंदु प्रकाश किरण है, इससे हमको क्या करना है, इसको समांतर करना है। देखिए सबसे पहले हम देखिए एक उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए, ठीक है। कौन सा, तो उत्तल लेंस लेते हैं, ये है इसका मुख्य फोकस, सॉरी ये मुख्य अक्ष है। तो ये क्या है, तो यहाँ से देखिए कोई ये एक बिंदु है, इससे लाइट निकल रहा है, एक लाइट यहाँ गया, एक लाइट यहाँ गया। देखिए ये क्या होगा, तो ये अपवर्तन के बाद जो है ये समांतर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये अपवर्तन के बाद समांतर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम एक अवतल लेंस लेते हैं तो देखिए कोई भी प्रकाश किरण है, अवतल लेंस क्या, ये क्या है आपको मुख्य अक्ष है, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। देखिए कोई भी प्रकाश किरण है अवतल लेंस अवतल दर्पण में, तो ये फोकस से गुजरती है तो क्या होता है, समांतर निकलती है, ठीक है। यानी कि इधर से एक फोकस से गुजारे तो ये भी समांतर हो जाएगी। यानी कि देखिए इस बिंदु से जब प्रकाश यहाँ गुजरेगा, ये फोकस पर से लाइट मारेंगे यहाँ, तो ये क्या होगा, समांतर निकलेगा। यानी क्या, ये क्या है, एक उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में होगा ये चीज़, ठीक नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस 1 में दिया हुआ है, अवतल दर्पण जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और उसके ऊपर से नीचे, देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, ये आकार या आयतन, सॉरी आकार या त्रिज्या, ये क्या होता है आपको, तो ये घटता है, ये
घटता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इसका आकार, त्रिज्या, ये सब क्या होता है आपको, तो बढ़ता है। ठीक ना। यहाँ हमसे यही पूछा है कि जब हम परमाणु में जो है आपको बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में, आवर्त में, तो क्या होगा, तो आवर्त में जाएंगे तो घटेगा। और क्या होता है वर्ग में, क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो यानी कि घटता और बढ़ता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, यानी कि धोवन सोडा का इस समय से उपयोग कौन नहीं है। देखिए पहला दिया है कि कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में, सही बात है। तो धोवन सोडा जो होता है इसका यूज हम कांच का, साबुन हो गया और कागज़ के विनिर्माण में करते हैं। ठीक है। बी नंबर का है कि घरेलू प्रयोजन के लिए शोधन मार्जक यानी कि क्लीजिंग एजेंट के रूप में, तो धोवन सोडा है तो इसका तो क्लीजिंग एजेंट में प्रयोग करेंगे ही, तो ये तो सही है। 3 में कहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, देखिए धोवन सोडा है तो इसमें से हम जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 4 में कहा है कि केक को सेकने के लिए, यानी कि केक को जो है सेकने के लिए प्रयोग करते हैं धोवन सोडा, नहीं ये गलत दिया हुआ है। देखिए केक का जो होता है सेकने के लिए, ये जो है आपको ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सबको जो है सेकने के लिए आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। किसका होता है, तो ये होता है आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग। यहाँ आपको दिया है धोवन सोडा के बारे में, तो यही तो कथन गलत है, हमसे गलत कथन ही पूछा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि केवल 4 जो ये गलत है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा और धोवन सोडा का अलग अलग यूज क्या। देखिए बेकिंग सोडा जो है इसका देखिए पहला यूज क्या है, तो ये जो है आपको अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है। किसका होता है इसमें, तो ये आपको ये अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद ये देखिए ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सबको जो आपको स्पंजी बनाना होता है, तो इसमें भी जो आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए धोवन सोडा, सॉरी, और बेकिंग सोडा का देखिए क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है आपको NaHCO3, और धोवन सोडा का होता है, ये होता है आपको Na2CO3। क्या होता है धोवन सोडा का, Na2CO3 × 10H2। और ये धोवन सोडा जो है इसका यूज़ देखिए, ये हो गया आपको कांच और साबुन के विनिर्माण में और शोधन अभिकर्मक में, और जल की जो है आपको अस्थायी कठोरता दूर करने में होता है। ठीक, तो इसका उत्तर आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो निर्मित प्रतिबिंब की क्या होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, और उसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक, देखते हैं इसके लिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न कभी भी पूछे तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए। देखिए डायग्राम बनने के बाद क्या होता है कि आधा से ज़्यादा जो है प्रश्न सॉल्व ही हो जाता है, मतलब लगभग आधा आधी सॉल्व हो ही जाता है। देखिए ये क्या है आपको, ये मुख्य अक्ष है और ये आपको पोल है, एक आपको फोकस बिंदु है, और इसका दुगुना क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है। देखिए कितना है, 3 सेंटीमीटर आकार वाले, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर आकार वाले वस्तु है जो कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये है आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अवतल दर्पण के सामने जो है 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है। 54 सेंटीमीटर कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है, मान लेते हैं हम यहीं पर है। ठीक है। 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। ठीक है। और वस्तु का जो है ये जो है आप कितना है, तो ये 54 सेंटीमीटर पर है। ठीक है। क्योंकि देखिए 18 9 36, यानी कि ये वक्रता त्रिज्या के पार ही होगा तभी तो, क्योंकि 36 के अंदर रहता तभी तो वक्रता त्रिज्या के अंदर रहता, तो यानी कि वक्रता त्रिज्या के परे ही रखा हुआ है। ठीक है। वस्तु तो 54 सेंटीमीटर पर रखती है, और ये जो है कितना 3 सेंटीमीटर की लंबाई का है। ठीक है। देखते हैं हम गौर करिए क्या क्या हमको दिया हुआ है। देखिए एफ दिया हुआ है हमको कितना, तो 18 सेंटीमीटर, तो ये अवतल दर्पण है तो इसका एफ होगा माइनस में 18 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो यू तो हमेशा माइनस में ही होता है, तो यू आपको माइनस 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम भी निकाल लेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कितना दूर में ये प्रतिबिंब बनेगा, तो यानी कि दर्पण सूत्र से आप देखिए क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से आपको 1/v बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। ठीक है। देखिए तो 1/v हमको निकालना है, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/f का वैल्यू -18, 3 माइनस में 1/18 आ जाएगा। पुनः देखिए माइनस, अब देखिए u का वैल्यू माइनस, तो टोटल क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/54। ठीक है। तो अब देखिए इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा दोनों का एलसीएम, तो 54 ही हो जाएगा। ठीक है। 54। उसके बाद देखिए ऊपर 18 3 54, यानी कि माइनस में 3 और यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आगे हो जाएगा आपको ये -2/54।
54 हो जाए, यानी कि 2 से ये काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 27 दूनी 54 तो 27, यानी कि 1/v का वैल्यू हो जाएगा -1/27, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -27 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, यानी कि माइनस में इसका वैल्यू आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण के ये बाईं ओर ही जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम कैसा प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए हम इसका आवर्धन निकालेंगे लेंगे सबसे पहले, तभी तो हमको प्रतिबिंब का बारे में पता चलेगा। देखिए आवर्धन क्या होता है, m जो होता है, आवर्धन क्या होता है आपको m दर्पण में, ये क्या होता है, तो -v/u होता है। ठीक है, तो आवर्धन हम निकाल लेंगे तो -v कितना है 27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +27 बटा u कितना हमको है, तो u है आपको 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो देखिए कितना बार में ये कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में, यानी कितना आएगा, m का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही m जो है किसके बराबर होता है, तो यही होता है आपको -v/u के बराबर होता है। और ये जो है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के भी बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो -1/2 है, क्या ये -1/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हमको जो कि निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ऐसा तो हम लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको, तो आ जाएगा आपको 3/2 जो कि माइनस में आएगा, यानी कि 1.5, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपको माइनस में 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए माइनस में ये सेंटीमीटर आया है, तो यानी कि माइनस ये क्या दिखा रहा है कि वस्तु जो है आपको उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु उल्टा बनेगा, और कितना ऊंचाई का, तो 1.5 सेंटीमीटर का। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है, मतलब कितना पहले दिखता है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है। ठीक है ना, तो ये देखिए क्या होता है, देखिए ये है आपको पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक है, यहाँ से आपको देख रहा है सूर्य को। ठीक है, जब हम सूर्य को देखते हैं, देखिए सूर्य जो है वास्तव में जो है यहाँ स्थित है, लेकिन जब हम देखते हैं तो ये क्षितिज के कारण ये क्या होता है, तो ये आभासी सूर्य देखिए आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक ना, यानी क्या होगा, कभी सूर्य देखिए ये उदय ही हो रहा है। ठीक है, उदय हो रहा है अभी यहाँ ही है, लेकिन सूर्य हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक नहीं, क्या हुआ कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से, सूर्योदय क्षितिज के पार होगा तभी तो सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन ये पहले भी हमको दिख गया। तो ये कितना पहले दिखता है, तो दिख गया, तो ये आपको 2 मिनट पहले दिखता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए कथन को देखते हैं। पहला कथन कहा है कि आपको ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये कथन तो गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये आपको विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है, यहाँ कुचालक दिया है, तो ये कथन अब गलत हो गया। 2 नंबर में कहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध कर जुड़ा होता है। सही बात है, क्योंकि ये देखिए ग्रेफाइट परमाणु जो होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, और जिससे यह षटकोणीय सारणी यानी कि हेक्सागोनल एरिया बनाती है, तो ये सही है, यानी कि कथन 2 सही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कथन 2 सही है और कथन 1 असत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होगा। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन जो है इस समय से कहाँ पर नहीं होगा। देखिए अंतः कोशिकीय अंतराल दिया है, वातरंध्र दिया है और उपत्वचा, उसके बाद रंध्र। देखिए रंध्र में तो होता ही है, उपत्वचा में भी होता है, लेकिन वातरंध्र में भी होता है, लेकिन ये जो है आपको अंतः कोशिकीय अंतराल यानी कि इंटरकेलुलर स्पेस जो होता है इसमें नहीं होता है। तो हमसे नहीं वाला ही पूछा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो कि मानव पुरुष प्रजनन प्रणालियों में शुक्राणु मुक्त करने को तय करता है, यानी कि शुक्राणु कैसे बनता है और कैसे निकलता है मानव में, तो इस चीज़ को तय करता है। उस पथ को हम देखते हैं। शुक्राणु कहाँ पर बनता है, सबसे देखिए शुक्राणु टेस्टिस में बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो टेस्टिस है। ठीक, तो टेस्टिस में शुक्राणु बनता है और ये कहाँ से निकलता है, तो इस पाइप के माध्यम से देखिए आपको जाता है। तो इस पाइप का नाम क्या है, तो इसका नाम है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, इससे पहले टेस्टिस में बना, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, उसके बाद देखिए आपको ये यूरेथ्रा जो है इसमें जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा के बाद क्या होता है, तो ये है आपको पेनिस, तो ये पेनिस में चला जाता है। ठीक, तो ये बाहर निकल जाता है। ठीक ना, तो ये ऐसे इसका जो है आपको प्रोसेस है। ठीक, तो देखिए किस सुनता है, सबसे पहले टेस्टिस में बना, उसके बाद ये वासा डिफरेंस में गया, उसके बाद यूरेथ्रा में, उसके बाद पेनिस में। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। एक वयस्क मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य, ठीक ना, क्या है ये स्वस्थ है, ये बीमार उमार नहीं है, ठीक। तो एक प्रत्येक दिन ये है यानी कि ये वयस्क मनुष्य 24 घंटा में कितना करेगा, कि आपको 1 से 1.5 लीटर मूत्र ये आपको त्यागेगा, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए ओम के नियम से हमको पता चलता है V बराबर आई आर, ठीक है। तो V बराबर आई आर होता है, तो हमसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। देखिए V क्या है, तो ये विभवांतर, इसको वोल्ट इसका एसआई मात्रक होता है। I क्या है, धारा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर होगा। वोल्ट पर एम्पियर, इसको ही कहा जाता है, आपको ओम कहा जाता है वोल्ट पर एम्पियर को, ठीक। देखिए आपके वोल्ट पर एम्पियर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान करना है, ठीक है। सही कथन को पहचान करना है, ठीक। तो देखते हैं इस समय से कौन है आपको सही कथन, ठीक। तो सही कथन कौन है, तो इसको देखते हैं। पहला कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक को रख करके ज्ञात किया। देखिए कहाँ पर बिंदु जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना होता है, तो उस स्थान पर चुंबकीय दिक्सूची सुई को रख दिया जाता है ना, तो उससे हमको दिशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, कहा है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करता है। नहीं, गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी चुंबकीय सुई जो है ये स्वतंत्र रूप से जब इसको लटकाइएगा ये आपको उत्तर दक्षिण में इंडिकेट करेगा। किसमें, तो उत्तर दक्षिण में स्वतंत्र रूप से इंडिकेट करेगा। तो यहाँ आपको उत्तर पूर्व दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है। 3 नंबर में देखिए आपको क्या कहा है, तो 3 नंबर में आपको क्या कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये आपको चुंबक के निकट जब होगा तो ये आपको सघन होगा, और दूर जितना जाते जाएगा ये आपको विरल होते जाता है, ये सही है। 4 में कहा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। नहीं, कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर ये प्रतिच्छेद करेगी तो यानी कि एक ही जगह जो है ना इसका 2 दिशा प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है, तो ये गलत है। तो यानी कि 1 और 3 सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक विद्युत उपकरण है जो कि 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो विद्युत उपकरण की शक्ति क्या है, ठीक है। ये क्या एक विद्युत उपकरण है जिसका आपको क्या दिया है, तो विभवांतर दे दिया है कि V बराबर 220 वोल्ट दे दिया है, और ये कितना एम्पियर की धारा से संयोजित है, तो ये I बराबर दे दिया है आपको 5 एम्पियर की धारा लेता है, और इससे हमको उपकरण की शक्ति यानी कि पावर हमसे P पूछ दिया है, ठीक है। देखिए P बराबर आपको फार्मूला होता है VI यानी कि विभवांतर गुना धारा होता है, ठीक है। तो P हमसे पूछा ही है, तो P या V हमको कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और गुना I का वैल्यू है आपको 5 एम्पियर। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 5 10 के 11, 1100 क्या हो जाएगा आपको, तो इसका मात्रक पावर है, तो इनकी शक्ति है, तो ये वाट हो जाएगा, ठीक। 1100 वाट आ जाएगा। देखिए 1100 वाट किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक। इसको हमको किलो वाट में निकालना होगा, तो इसको हम 1000 से जब भाग दे देंगे, देखिए 2 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1.1 वाट आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है 1.1 वाट, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में पैटर्न किसके समान होता है। देखिए कोई भी धारावाही चालक परिनालिका, देखिए एक हम छड़ लेते हैं लोहा का चाहे कुछ का है, इस पर जब हम तार को लपेट देते हैं पूरे में और इस पर करंट दे देते हैं, तो ये आपको चुंबक की तरह कार्य करता है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाता है जैसे इसमें है, ठीक ना। तो ये किसके तरह कार्य करेगा, तो ये आपको छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना। विषाणु वायरस के कारण होता है, तो ये आपको एड्स है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन कहता है कि लिथियम सोडियम और रुबिडियम त्रिक के तत्व हैं। देखिए डोबेरिनर का जो है त्रिक नियम जो थे उन्होंने मात्र 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे। वो त्रिक था लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये पहला त्रिक था। दूसरा था सोडियम, Sr और Br, और तीसरा था पोटेशियम और Ba, उसके बाद था
ये आयोडीन, ठीक है। तो ये तीनों ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे। देखिए आप लिथियम, सोडियम और रुबिडियम देखिए कहीं नहीं है, तो ये गलत है, कथन एक गलत है। 2 नंबर का है कि त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता था। सही बात है, क्योंकि देखिए त्रिक का जो बीच वाला होता है तत्व, ये दोनों का जो होता है परमाणु द्रव्यमान इस दोनों के औसत के ये बराबर होता है, तो यही इसका त्रिक कहता था। तो ये सही है, यानी कि कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कथन सही है और कथन 1 गलत है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पाद को विभाजित करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, आपको एक अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पाद व्यक्त करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए CaCO3 है, CaCO3 है, जब इस पर हम हीट देते हैं तो ये क्या बना लेता है आपको, तो CaO और CO2 बनाए, तो ये भी एक अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। देखिए NCERT में ये सब अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक नहीं, ये सब अभिक्रिया आपको ध्यान में रखना है। Ag देखिए 2AgBr है, जब इस पर हम लाइट देते हैं सनलाइट, तो ये क्या होता है, तो ये आपको 2Ag और Br2 में जो है ना ये आपको विघटित हो जाता है, तो ये भी आपको विघटन अभिक्रिया है, सॉरी अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए पुनः देखिए आपको NH4Cl है, जब इसको हम हीट देते हैं, जो हीट के लिए यहाँ डेल्टा यूज़ किया जाता है, ठीक ना, तो ये क्या बना लेता है, तो आपको NH3 प्लस HCl बनाता है, तो ये भी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो इनका अपघटन अभिक्रिया में कोई एक तत्व है वो 2 या 2 से अधिक तत्व बनता है, ठीक ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होगा। देखिए तापदीप्त बल्ब है, यानी कि बल्ब है जो, इसका जो फिलामेंट बना होता है ये कुंडलीनुमा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये किसका बना होता है, ये किस धातु का, तो ये आपको टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्वरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमको गलत कथन चुनना है उर्वरक के संबंध में। पहला है कि ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाता है, ठीक है। जब उर्वरक खेत में देते हैं तो जब बारिश पड़ती है तो ये पानी के साथ जो है बह करके बगल के गड्ढा उड्ढा में चला जाता है, चाहे बगल के खेत में चला जाता है, तो ये बात तो सही दिया हुआ है, ठीक है। बी नंबर का है कि इसका संघटक पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, यानी कि इसका संघटक पोषक जो है जैसे पूर्व निर्धारित मात्रा उसके आधार पर होता है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो गलत कथन पूछा है। सी नंबर का है कि इसका संग्रहण उचित तरीके से किया जाए, सही बात है, इसका संग्रहण उचित तरीके से आप नहीं कीजिएगा तो ये खराब हो जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। डी नंबर का है कि ये वायु और जल के कभी प्रदूषित नहीं करता है, ये तो गलत दिया। ये देखिए वायु को भी प्रदूषित करता है हल्का फल्का और जल को भी करता है, यहाँ दिया नहीं प्रदूषित करता है, तो ये गलत दिया हुआ। हमको गलत कथन पूछा था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान उपरांत क्या होता है आपको, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए बुझा हुआ चूना का बनना, देखिए बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, तो ये देखिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, ये जब आप जल से ये अभिक्रिया करती है तो ये क्या बना लेती है, तो बुझा हुआ चूना, यानी कि CaO2OH का होल ट्वाइस, इससे बुझा हुआ चूना या चूना जल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको हीट भी निकलता है, ठीक है ना, प्लस इसमें हीट भी निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए इनकी बुझा हुआ चूना बनना, तो ये सही है। अब देखिए प्राकृतिक गैस का देखने की, प्राकृतिक गैस जब जलता है यानी कि CH4, क्या ये प्राकृतिक गैस है और ये जलता है तो इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो ये क्या बने लेता है, तो CO2 और ये H2O बनाता है, ठीक, और इसके साथ आपको हीट भी रिलीज होता है, ठीक, यानी कि ये भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक, तो ये सही है। अब देखिए तीनों में श्वसन दिया, देखिए श्वसन जो है एक प्रकार का मंद दहन का उदाहरण, क्या है आपको, मंद दहन है, ठीक ना, श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है, तो मंद दहन है तो इसमें तो ऊष्मा निकलेगा ही, तो इसमें भी ऊष्मा निकलता है, तो ये भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। कि धोवन सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपको Na2CO3 × 10H2 होता है। कि इसको हम कैसे बना, देखिए जो आपको Na2CO3 और H2O को मिलाते हैं तो ये बनता है, तो यहाँ देखिए आपको H2O का निर्माण हुआ है और Na2CO3 का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो देखिए आपको H2O तो किसी एक ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए इसमें भी H2O है और इसमें भी H2O है, ठीक है। बाकी बात देखिए NaCl NH3 या NaCl कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए सबका प्रयोग कैसे होता है कि आप देखिए हम Na2CO3
NA2CO3 जो बनाए हैं, तो ये Na2CO3 कहाँ से लाए हैं? तो ये देखिए आपको NaHCO3 से जब इसको हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है Na2CO3 और H2O और CO2 बनता है, यानी कि ये CO2 का भी निर्माण हुआ है इसमें। तो इसको बनने में तो यानी कि CO2 भी इसका हो जाएगा, ठीक है। CO2 जिसमें होगा वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है, ये दोनों तब कट गया, ठीक है। अब देखिए जब देखिए आपको Na2CO3 बनाइए तो आप देखिए NH4Cl जो है ये आपको कैसे बनता है, यानी कि NaCO3 ये जो है आपको NaCl NH3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब का अभिक्रिया से बनता है। अगर ये नहीं रहता तो यानी कि NaHCO3 नहीं रहता तो हमको Na2CO3 नहीं प्राप्त होता। जब Na2CO3 नहीं रहता तो हमको आपको ये धोवन सोडा प्राप्त ही नहीं हो पाता। यानी कि इसका देखिए तो NaCl भी यूज हो रहा है, NH3 भी हो रहा है, H2O और CO2 भी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये मूल रूप से तो यही यूज हो रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल नॉलेज बल पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।